हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक इट इजी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की इकाई 6 अर्थात जनन या रिप्रोडक्शन। इसके पहले की 5 इकाइयां या यूनिट्स जो हैं वो क्लास 11th में दी हुई हैं, तो उसके हिसाब से ये 6वीं इकाई है, लेकिन क्लास 12th के हिसाब से ये पहली इकाई है। इसके अंतर्गत 4 अध्याय दिए गए हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला अध्याय है जीवों में जनन मीन्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। दूसरा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तीसरा है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चौथा है जनन स्वास्थ्य अर्थात रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जीवों में जनन। तो पहली जो हमारी क्लास 12th की पहली यूनिट है 6th यूनिट अर्थात पहली यूनिट ही मानेंगे इसको, जिसका की नाम है रिप्रोडक्शन। इसमें से पहला चैप्टर है जीवों में जनन। तो आज हम इसी को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारी असंख्य जीव जंतुएं पाए जाते हैं, ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, इसको पढ़ लें। तो ये सब पाए जाते हैं पृथ्वी पर। इन सबका ये कैसे आए होंगे, कैसे उत्पन्न हुए होंगे, इन सब के बारे में पढ़ने के लिए पहला चैप्टर दिया हुआ है हमारे पास में। इसके बाद ये है पंचानन माहेश्वरी जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसके ऊपर में काम किया, भ्रूण विज्ञान के पे और वर्गीकी में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, अध्याय 1 जीवों में जनन। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं। जनन में हमें मुख्य रूप से पहले तो ये पढ़ना है कि जनन होता क्या है, ठीक है। तो जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है, मीन्स जब वो अपने आप जब तक ना मरे, उस जीवन काल को ही जीवन अवधि कहा जाता है, ठीक है। तो इसको जीवन अवधि कहा जाता है। इसके बाद जीवों में जनन, अब वो बनी कैसे रहती है, अपनी जो स्पीशीज है या जो अपनी जाति है जीवों की, वो अपने आप को बनाए कैसे रख सकते हैं, उनकी निरंतरता कैसे हो सकती है। तो इसके लिए हमें जनन को पढ़ने की आवश्यकता होती है। मोटे तौर पे जनन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो जो अलैंगिक जनन है वो निम्न श्रेणी के जीव जंतुओं पौधों में पाया जाता है, और जो लैंगिक जनन होता है अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो उच्च श्रेणी के जीव जंतुओं पौधों में पाया जाता है। इस चैप्टर में यहाँ पे हमें अलैंगिक जनन के बारे में ही पढ़ना है और अगले चैप्टर में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। तो अलैंगिक जनन के बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये बुक में दिया हुआ है, बहुत सारी तरीके के बने हुए हैं डायग्राम, तो इनका बताना है कि ये किस तरीके से जनन करते हैं, लैंगिक जनन कर रहे हैं या लैंगिक जनन कर रहे हैं, और उनकी अनुमानित अवधि कितनी है, मतलब ये कितने कितने साल ये जीते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कछुआ होता है, बहुत सारे सालों तक जीता है, 100 से 150 वर्ष तक लगभग इसकी उम्र होती है, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से जीवन अवधि का पता लगेगा इसको देखने के बाद में। तो अब जैसे कि हमने जाना कि जीवों में जनन, तो जनन किसको कहते हैं? जनन तो अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो जनन कहलाती है। ये 2 प्रकार का हो सकता है मुख्य रूप से, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अर्थात जब किसी भी लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है ना। जब लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं है तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहेंगे, जो कि निम्न श्रेणी के जीव जंतुओं में पाया जाता है। अब आइए हम इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन जो शब्द है ये संतति को उत्पन्न करने की क्षमता मतलब इसके अंदर होती है। तो इस तरीके की जो जनन होता है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इसमें इस प्रकार के अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, अर्थात इसमें अलग रूप से अलग नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक ही जनक कोशिका होती है और वही जनन करने में सक्षम होती है। इसके बाद युग्मकों का संलयन नहीं होता है, और इसमें प्रजनन में जो जनक की कायिक कोशिका भाग लेती है, तो इसलिए इसको अपन कायिक प्रजनन भी कह देते हैं। कई बार इसको कायिक प्रजनन, स्पेशली पौधों में इसको कायिक प्रजनन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें विभाजन केवल समसूत्री होता है। जैसे विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री। तो इनमें अलैंगिक जनन में सिर्फ समसूत्री विभाजन ही पाया जाता है। और इससे बनने वाली विशेष बात यह है कि इससे बनने वाली जो संततियां होती हैं वो आकार, संरचना और लक्षणों में बिल्कुल अपने
जनक के समान ही होती हैं, जिसको कि क्लोन कहा जाता है। इस शब्द को क्लोन मतलब इस तरीके की जो संतति बनती है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। और इसके लिए एक और शब्द भी यूज किया जाता है जिसे रैमेट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलैंगिक जनन को हमने देखा, अलैंगिक जनन की परिभाषा और उसकी कुछ विशेषताओं को देखा है। अब बारी आती है अलैंगिक जनन के लाभ और हानि की। तो अलैंगिक जनन से लाभ क्या होते हैं कि केवल एक ही जनक कोशिका की आवश्यकता इसमें पड़ती है। इसमें जीवों को दूर दूर तक फैलने में मदद मिलती है, मतलब कोई स्पेशल ऑर्गन्स की, स्पेशल जनन अंगों की आवश्यकता नहीं है, तो किसी भी तरीके से ये हो सकता है। ठीक है, और एक ही समान संततियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब हानियां क्या है कि इनमें बिल्कुल भी अनुकूलन की क्षमता नहीं पाई जाती, मतलब ये एक ही जनक से बनी है तो अपने बिल्कुल सेम अपने जनक के ही जैसी होती है और इनमें कोई भी नई विभिन्नता नहीं पाई जाती है, तो ये इसकी एक हानि है। इसके अलावा इनमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, तो आनुवंशिक पुनर्योजन जो होता है या विभिन्नताएं जो होती हैं वो इसमें किसी भी प्रकार की विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। और इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये इस प्रकार के प्रजनन से विकास की संभावनाएं नहीं होती, मतलब जैसे जैसे जीव जातियों का विकास हुआ है तो जो लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन से जो उत्पन्न होती हैं संततियां, उनमें विकास की संभावना ज्यादा होती है, जबकि अलैंगिक जनन से विकास की संभावनाएं कम होती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इसे मतलब आनुवंशिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। और आगे हम एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो कि मोस्टली पेपर में आता ही है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, तो उसको भी हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में। अब हमें इसके अलैंगिक जनन के प्रकारों को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अलैंगिक जनन मुख्य रूप से 5-6 टाइप के अलैंगिक प्रजनन के प्रकार जो है वो बुक में दिए हुए हैं, तो हमको अब एक एक करके उनके बारे में जानना है। जैसे कि ये दिया हुआ है चित्र जो दिया हुआ है अमीबा के बारे में, इसमें दिया हुआ है अमीबा में द्विखंडन के बारे में ये दिया हुआ है। तो अब हम इसके बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जैसे एक साधारण सी बात है कि एक अमीबा है, अमीबा मालूम होगा सबको कि अमीबा एक प्रोकैरियोटिक एक कोश की जीव है, मतलब एक ही कोशिका होती है उसके शरीर में और उसी कोशिका के अंदर उसके शरीर की सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ये अमीबा दिया हुआ है। ठीक है, अब इस अमीबा के पास जब बहुत सारा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है तो ये बीच में से ये संकुचित होने लगता है, अर्थात ये 1 से 2 कोशिकाएं बनाने की कोशिश करने लगता है। इसका केंद्रक विभाजित होने लगता है। ये केंद्रक दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है पिक्चर में, ये केंद्रक है। केंद्रक 2 भागों में विभाजित होने की कोशिश करता है और दूर दूर हो जाता है, फैल जाता है, और इसके बाद में बीच से भित्ति बन जाती है और ये 2 अलग अलग भागों में बंट जाता है। इस प्रकार से ये एक बिल्कुल साधारण प्रकार है अलैंगिक जनन का, एक बिल्कुल सिंपल तरीके का एग्जाम्पल ये दिया हुआ है जिसमें कि अमीबा से 2 संतति कोशिकाएं, एक अमीबा से 2 संतति कोशिकाएं बन रही हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो चित्र दिया हुआ है वो है यीस्ट। यीस्ट मतलब ये होता है एक तरीके का फंगस, मतलब कवक, कवक के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो इसमें एक जनक कोशिका है जिसके शरीर से एक बड जैसी आउटग्रोथ जैसी संरचना निकलती है और जो कि इससे अलग हो जाती है और एक नई बना लेती है, जिसको कि कलिका कलिका या बड कहा जा रहा है। तो इस तरीके से अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवधारियों में पाया जाता है, जो साधारण सिंपल जीव है, एकदम सिंपल, निम्न श्रेणी के, बताया था मैंने, निम्न श्रेणी के जो जीव जंतु हैं उनमें इस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। इसके बाद हम आगे और भी प्रकार के प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन के और भी प्रकारों को। तो इस प्रकार से हमने अलैंगिक प्रजनन के ये 2 प्रकार देखे हैं, 2 तरीके के जीव, मतलब यीस्ट में और अमीबा में देखा। अब इसमें ये जो शब्द लिखे हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा, इनका मतलब आना जरूरी है, जो कि 11th के सिलेबस में दिया होता है। मोनेरा मतलब एक कोशिकीय ऐसे जीव जिनकी का शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स होते हैं। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, है ना। तो ये सब टर्म्स जहां पे भी आते हैं, ये जो शब्द आते हैं, इनका मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो इनके लिए बायोलॉजी बेसिक के कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, उनमें देखें और इनको समझने का प्रयास करें। जब इन शब्दों का मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक आगे की बात समझ में आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो आगे जो दिया हुआ है वो जनन दिया हुआ है, ये 3-4 डायग्राम दिए हुए हैं जिसमें अलैंगिक प्रजनन संरचना दी हुई है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, है ना, तो क्लेमाइडोमोनास पता होना चाहिए कि क्लेमाइडोमोनास क्या है।
इसके बाद पेनिसिलियम, तो क्लेमाइडोमोनास पता होना चाहिए। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्लेमाइडोमोनास क्या होता है। ठीक है, फिर पेनिसिलियम है। तो क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु द्वारा, मतलब अब जो अलैंगिक प्रजनन है उसमें भी बहुत से तरीके की विभिन्नताएं पाई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो बायोलॉजी है वो विज्ञान ही होता है विभिन्नताओं का, बहुत सारी चीजें उसमें भिन्न भिन्न होती है। तो ये दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास आ नंबर में, मतलब जो पहला वाला जो डायग्राम दिया हुआ है वो है क्लेमाइडोमोनास का, जो जिसमें कि किसके बारे में दिया हुआ है, उसमें चल बीजाणु, मतलब उसमें चल सकते हैं ये बीजाणु जो होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं। आप देख रहे होंगे चित्र में, जैसे कि इसमें फ्लैजिला निकले हुए हैं, 2 पूंछ जैसी संरचनाएं निकली हुई हैं, तो इससे उड़ के कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लेमाइडोमोनास है। अब इसका जवाब आप देंगे कि क्लेमाइडोमोनास होता क्या है। इसके बाद दिया हुआ है हाइड्रा। हाइड्रा में कलिका द्वारा, मतलब हाइड्रा जो है, हाइड्रा क्या है ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा जीव है क्या है। तो हाइड्रा में एक कलिका निकलती है, शरीर से आउटग्रोथ जैसी एक रचना निकलती है, वो अलग हो जाती है और एक नया जीव बना लेती है। इस तरीके से हाइड्रा में पाया जाता है। इसके बाद दिया हुआ है पेनिसिलियम में दिया हुआ है, पेनिसिलियम में कोनिडिया का निर्माण होता है। कोनिडिया मतलब बहुत सारे गुच्छों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं बीजाणु, और ये फट जाती है कोनिडिया और सब जगह बिखर जाते हैं, और नए जो है वो नए जो दिया हुआ सर पेनिसिलियम, नए पेनिसिलियम का निर्माण कर लेते हैं। तो अब इसका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा कि पेनिसिलियम क्या होता है। इसके बाद जो है वो स्पॉन्ज दिया हुआ है। स्पॉन्ज में ये इकट्ठा हो जाते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये भित्ति फट जाती है और ये अलग हो जाते हैं, और नए जो संतति हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरीके से ये कुछ अलैंगिक प्रजनन के मुख्य प्रकार दिए हुए हैं, तो इनको भी पढ़ना है एक एक करके। इसके बाद मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इनका स्पष्ट रूप से बताऊंगी। अभी तो मैं ये बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद ये सभी चीजें इसमें दी हुई हैं, यही सब के बारे में दिया। एक और शब्द यहाँ पे मिलेगा आपको, सिस्ट। सिस्ट में मतलब एक भित्ति जैसी बन जाती, कड़क हो जाता है अंदर ही अंदर और स्टोर हो जाता है अंदर। इसके बाद जो है वो आगे के वीडियो में हम कायिक प्रवर्धन की बात करेंगे। मीन्स ये अलैंगिक जनन के प्रकार थे ये सब। अलैंगिक जनन जंतुओं में जब होता है तो अलैंगिक जनन ही कहा जाता है, परंतु जब पौधों में पाया जाता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो इसके बारे में हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे।